Hello students, this is Neeraj and we are here to learn the 6th chapter in our chemistry course of class 11, and this deals with thermodynamics. So this is our next chapter, thermodynamics. As per the new syllabus, you must have heard that few sections have been removed from few chapters. So इस chapter में भी there is one topic called heat capacity and specific heat capacity. So these two topics have been removed. So we are not going to cover these two topics here also. We'll remove that one. Let's begin with the thermodynamics. Okay. In the last chapter we had learned about the states of the matter, liquid state and particularly gaseous state पे हमने ज़्यादा फोकस किया था. एक चीज़ और, लास्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था उसमें जो मेनली फोकस किया था हमारा गैस, राइट, गैसेस स्टेट पे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गेल-लेज़ेक्स लॉ एंड देन आइडियल गैस इक्वेशन एंड ऑल दिस थिंग्स. तो वो सब सिलेबस का पार्ट है, लेकिन जो हमने लिक्विड स्टेट के बारे में जो पढ़ा था, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस एंड देन विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ऑल दिस थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई विल मेंशन दैट सेपरेटली. लेट्स सी दिस thermodynamics. So what is thermodynamics? Thermo means heat, temperature. Dynamics means movement. तो हीट के डायनेमिक मूवमेंट को, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दैट इज़ स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स. जैसे सपोज करो एक ये चीज़ है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, इससे कुछ हीट ट्रांसफ़र हुआ. इसे मान लो ये अगर हायर टेम्परेचर पे है तो लेट्स से दिस इज एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हीट ट्रांसफ़र किस पे होगा? इससे इसमें होगा, ना कि इससे इसमें होगा. इससे इसमें होगा लेकिन उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. हायर टू लोअर नेचुरली होगा वो, ठीक है. तो करते करते ये टेम्परेचर सपोज़ करो बराबर हो जाता है लगभग. मान लो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया. अब ये कोई भी तरीक़ा से हो सकता था, या तो इसको हमने जानबूझ के यहाँ पे मान लो दोनों को एक साथ रख दिया तो अपने आप ट्रांसफ़र हुआ, या फिर हमने इसके टेम्परेचर को थोड़ा क्या कर दिया, किसी तरीके से इससे इसमें ट्रांसफ़र करवाया, कुछ भी किया हो, कहने का मतलब है. थर्मोडायनेमिक्स जो होता है पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि मतलब इसका 40 हो गया, इसका 40 हो गया, मुझे उससे मतलब नहीं है कैसे हुआ, मुझे मतलब इससे है कि सिर्फ इसका 40 है और इसका 40 है. मतलब ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है. उसको इससे मतलब नहीं है कि ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज हुआ कैसे, ये चेंज लाया कैसे, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ दैट चेंज. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग घरों में देखते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, पेट्रोल वगैरह जलता है, ठीक है, कोल वगैरह बर्न होता है, सब कुछ होता है. उसमें क्या है, सब केमिकल रिएक्शंस हो. लेकिन केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, उन सब में भी हीट निकलता है. जब भी कोई चीज़ जलता है तो हीट. तो थर्मोडायनेमिक्स जो है उसी एनर्जी कन्वर्जन को स्टडी करता है, ठीक है. स्टडीज़ द ट्रांसफॉर्मेशन. मेथेन के अंदर जो गैस का चूल्हा वगैरह होता है उसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है, मेथेन कम होता है. लेकिन जैसे CNG वगैरह होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और आपने सुना उसमें मेथेन होता है. गैस में हुआ या कोल हुआ तो इसमें क्या है, केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व है. और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में. तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब कन्वर्जन हुआ, चेंज हुआ, उसी को स्टडी करता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है. और वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ये ना कि कैसे वो चेंज लाया गया. जैसे कि मैंने गैस का चूल्हा जलाया हमने, उसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है, बर्तन टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो 50 डिग्री हो गया. अब वो टेम्परेचर कैसे हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है. मैंने गैस के चूल्हे में से बिल्कुल नज़दीक में ले आके उस बर्तन को रख दिया था या उससे थोड़ा सा ऊपर रखा था, मुझे उससे मतलब नहीं. मुझे बस ये देखना है कि बर्तन मेरा गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया. सो दैट इज़ द थिंग. दिस इज़ वी हैव टू स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है. ये कभी फोकस नहीं करता है कि किस तरीके से वो कन्वर्जन किया गया है, क्या रेट ऑफ कन्वर्जन है, मतलब कितना स्पीड से हुआ है, आधे घंटे में हो गया या 4 घंटे में हो गया, मुझे उससे मतलब नहीं. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट, ठीक है. इट अप्लाइज टू द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये चीज़ मैंने बताया. लगभग दोनों बराबर हो गए, 40-40 हो गए, मतलब नेट ट्रांसफ़र अब क्या होगा, नहीं होगा. ये भी 40 भाई, ये भी मतलब इस पर ट्रांसफ़र होगा भी तो ये भी अपना 40 मेंटेन करेगा, ये भी, मतलब ये सब क्या इक्विलिब्रियम में होगा, बराबर होगा, ठीक है. सो लेट्स स्टडी फ्यू टर्म्स, चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि सिस्टम एंड सराउंडिंग. सपोज़ करो एक बीकर है, लैब में आप बैठे हुए हो, ठीक है. इस पर आपको स्टडी करना है कि H2 और O2 मैंने इसमें मिक्स किया तो क्या बना, वाटर बना, ठीक है.
तो ये जो बीकर है जहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, इसको बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। और वो जो रूम जिसमें ये हम चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अपना लैब, ये हो जाएगा उसका क्या? सराउंडिंग, मतलब वहाँ का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें इसको अफेक्ट करेंगी। सो दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, तो ये बीकर है, बीकर, ये मेरा किस क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा, जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और ये लैब है, क्या है? लैब है, ये मेरा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन केमिकल चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। जैसे कि आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते हुए जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हो, दैट इज़ योर सिस्टम। और बाहर का जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, सब कुछ जो उसको इफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। और दोनों चीज़ मिला के क्या बनाएंगे? यूनिवर्स। ठीक है, और जो वॉल सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है उसको बोलते हैं बाउंड्री। जैसे कि यहाँ पे है बीकर, बीकर का वॉल क्या है? सराउंडिंग है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ये बीकर है मेरा, तो बीकर क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। और जो इस माहौल में वो जो रखा हुआ है, सराउंडिंग मतलब क्या होता है? माहौल, वो हो जाएगा हमारा सराउंडिंग। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, जस्ट अ मिनट। टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी एंड मैटर दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब एनर्जी के जैसे हीट वगैरह का भी ट्रांसफ़र हो सकता है और सामान का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि मान लो दो नदियाँ हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के आपस में कनेक्टेड है। एक का मैटर दूसरे में चला जाता है, मतलब एक का मिट्टी, बालू, पानी, सब कुछ एक से दूसरे में मिक्स होता है। उसके साथ जो एनर्जी है वो भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे सपोज ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें मान लो एक्सपेरिमेंट करना, इसमें मैंने आयरन भी डाल दिया, कॉपर सल्फेट भी डाल दिया, तो ये क्या है? दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं। तो ये क्या है? ओपन सिस्टम है। मतलब इसमें दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल सकती है। मैटर का भी मैटर मतलब मटेरियल का, ये मटेरियल क्या है? आयरन है, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट, दोनों अलग अलग मटेरियल है, लेकिन दोनों एक दूसरे में मिल सकती हैं, बिल्कुल मिल जाएंगी आपस में। ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। मतलब बोथ एनर्जी एंड मैटर का ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लोज सिस्टम, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे कि किसी भी चीज़ में क्लोज, जैसे कि एक बीकर लिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर मैंने मान लो H2SO4 भर दिया और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। अब इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब कि इसका जो वॉल है, दीवार है जिस बीकर का, उस पर टेम्परेचर वगैरह का फ़र्क पड़ेगा, तो इसका टेम्परेचर घट सकता है, बढ़ सकता है। ये अंदर ये गर्म, इसको मान लो पूरा गर्म रखा था, बाद में हो सकता है थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाए। मतलब क्या हो गया? हीट इसने बाहर दे दिया, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन कोई मैटर गया इसमें? नहीं। कोई बाहर से हमने कोई H2SO4 डाला या अंदर से कोई H2SO4 बाहर निकल गया? नहीं। तो मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन किस चीज़ का ट्रांसफ़र हुआ? एनर्जी का। ये पहले गर्म था, आधे घंटे बाद ये ठंडा हो गया, मतलब क्या हुआ? हीट कुछ बाहर निकल गया। ठीक है, तो रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल इज एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड वेसल। एक दूसरा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब कि इसमें एनर्जी का भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मैटर का भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। आप सुनते हो थर्मस फ्लास्क वगैरह का, जो बोलते हैं कि गर्म को गर्म और ठंडा को ठंडा रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उसके अंदर हीट का भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। मान लो मिल्क वगैरह है थर्मस फ्लास्क में आपने रख दिया, ये घंटों तक इसे गर्म रखता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाल इसका इतना बनाया होता है उस मटेरियल का कि इसके अंदर मिल्क वगैरह तो बाहर ऑफ कोर्स नहीं जा रहा है, ना अंदर का बाहर जा रहा है, ना बाहर से कुछ एक्स्ट्रा डाल रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी जो गर्मी है, हीट जो उसमें रिलीज़ हो रहा है, वो भी बाहर नहीं आ रहा है। उसका वॉल इस तरीके से बनाया गया है थर्मस फ्लास्क का कि वो नहीं हो सकता। उसके इंसुलेटेड फ्लास्क भी बोलते हैं। इंसुलेशन मतलब कि कोई भी चीज़ का ट्रांसफर नहीं हो सकता। दैट सच सिस्टम्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ओपन सिस्टम जहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफ़र हो सके। क्लोज सिस्टम जहाँ पे सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सके, मैटर का ट्रांसफ़र ना हो सके। आइसोलेटेड सिस्टम जो उसमें ना एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सके, ना मैटर का ट्रांसफ़र हो सके। दूसरा चीज़ है आपको पढ़ना है स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या होता है? हम बोलते हैं ना ये इस स्टेट में है, बहुत गर्म है, बहुत ठंडा है। ये कैसे पता लगता है? इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर कम है। जैसे कि टायर होता है साइकिल का, गाड़ी का, किसी चीज़ का, बोलते हैं वो इन्फ्लेटेड स्टेट में है, मतलब पूरा हवा भरा हुआ है। लेकिन जब वो पंक्चर अगर मान लो हो गया तो क्या हो गया? बिल्कुल पिचक जाता है। तो उसका स्टेट है पंक्चर स्टेट है। मतलब उसका कैसे पता लगाते हैं? ठीक है, उसको क्या कोई स्टेट बोलने के लिए कोई मतलब कोई स्टेट नाम की कोई चीज़ होती है? नहीं, ऐसा कुछ। लेकिन हम कैसे बोलते हैं गाड़ी का
प्रेशर के कारण बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ गर्म या ठंडा है वो कैसे पता लगता है? गर्म या ठंडा नाम की कोई चीज़ होती है क्या? टेम्परेचर से हम पता लगाते हैं। जैसे मैंने प्रेशर की बात की टायर का, तो ये सब क्या होता है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम जो होता है एक कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनसे डिफ़ाइन किया जाता है किसी पार्टिकुलर टाइम पे। हो सकता है एक समय पे किसी चीज़ का टेम्परेचर 50 डिग्री है, लेकिन उसी चीज़ का टेम्परेचर 2 घंटे बाद लेट से 10 डिग्री है, तो क्या हो गया? अब उस कंडीशन पे, उस पार्टिकुलर टाइम पे उसका क्या स्टेट है वो ये सब चीज़ें बताएगी। तो एक चीज़ एक बार मैंने बोल दिया कि 50 डिग्री टेम्परेचर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वही चीज़ ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वांटिटीज़ जो सिस्टम के स्टेट को बताती हैं दे आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शंस। ये इस डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, दिमाग में बैठाइए इस चीज़ को आप लोग। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द सिस्टम पे। ठीक है, और किसी स्टेट को बताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को बता, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रॉपी, हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक चीज़ भी यूज़ करके बता, जैसे मैंने बोल दिया किसी चीज़ का टेम्परेचर 50 डिग्री है, मतलब वो स्टेट हो गया, भैया वो गर्म है। मैंने बोल दिया किसी चीज़ के अंदर प्रेशर मान लो 100 बार है, 100 एटमॉस्फेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है उसके अंदर। ज़रूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम भी बताना पड़ेगा, नॉट नेसेसरली। तो हर एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए। ओनली वन या ओनली अ फ्यू इज़ इनफ, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और स्टेट ऑफ द सिस्टम कैन नेवर बी स्पेसिफाइड कम्प्लीटली, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने बताया किसी एक को भी यूज़ करके आप स्टेट बता सकते हो, लेकिन उस समय क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, अगर आपने वॉल्यूम बताया है और प्रेशर टेम्परेचर नहीं बताया है, दैट मीन्स कि वो चीज़ मिसिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना स्टेट नहीं बता रहे, वॉल्यूम मैंने बताया मतलब स्टेट बताया उसका मैंने। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कम्प्लीटली कभी नहीं बताया जा सकता। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो उसका टोटल एनर्जी कंटेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जैसे कि मान लो एक कोयला है, उसके अंदर क्या है, मान लो थोड़ा गर्म है, तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। जैसे कि कोयले के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, वो सब आपस में जल रहे होते हैं, जलने के कारण हीट प्रोड्यूस हुआ, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके अंदर जितना भी एनर्जी कंटेंट है सब मिला के दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी का, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का भी असर है, तो एटमॉस्फेयर के कारण कुछ टेम्परेचर है स्किन का, फिर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, उसके कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी कंटेंट है उन सबको मिला के जो एनर्जी होता है उसको कंबाइंडली बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, कुछ भी केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपको समझ में आए। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से। ठीक है, ये चेंज करेगा जब हीट सिस्टम से में अंदर जाएगा या पास, बिल्कुल चेंज करेगा। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम और बाय द, हम कुछ वर्क करें या कोई केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है तो उसमें क्या होगा, हीट या तो बाहर निकल सकता है या वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर क्लास 10 याद हो तो हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ हीट को रिलीज़ करते हैं। मतलब हीट का क्या हुआ, किसी ने ये हीट इनटू गया, किसी के आउट गया। वर्क इज़ डन मतलब किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो आप, मान लो, मतलब उस पर क्या कर रहे हो आप, वर्क डन कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर कर रहे हो, या फिर सिस्टम ही मान लो कुछ अपना वर्क डन कर रहा है, मैटर फ्लो कर रहा है इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें क्या करें, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे। सही बात है, करेंगे भी। ठीक है, अब चलो थोड़ा केमिकली हम लोग देखते हैं वर्क डन वगैरह कैसे कैसे। सपोज़ करो कि हमें एक थर्मस फ्लास्क है, उसमें कुछ वाटर है जिसका इनिशियल स्टेट को हम ए बता रहे हैं, टेम्परेचर इस स्टेज में उसका टी ए है और इंटरनल एनर्जी यू ए है। ठीक है, अब मान लो इसके अंदर कोई भी ये नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, एक ऐसे सिस्टम में है ये जहाँ पे कोई भी एनर्जी और ये क्या बोलते हैं, मैटर का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, मतलब हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है एडियाबैटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक सिस्टम। एनी सिस्टम वेयर देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो थर्मस फ्लास्क जैसे हमने बताया, तो उसका जो बाउंड्री होता है दैट इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक वॉल। थर्मस फ्लास्क बताया था ना। अब सपोज़ करो उस फ्लास्क को आपने थोड़ा सा हिला दिया। ठीक है, एक बॉटल है उसमें आपने कुछ भी रखा है, पानी वगैरह कुछ भी रखा है। ठीक है,
उसका इनिशियल स्टेट को मैंने बोला ए स्टेट है, उस समय कुछ टेम्परेचर होगा टी ए मान लो, और दूसरा इंटरनल एनर्जी उसका मान लो यू ए है। उसके अंदर कोई भी अपने आप हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। हमने पढ़ा था हीट का एक्सचेंज किस सिस्टम में नहीं होता, आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होता है, और क्लोज सिस्टम में तो होता ही है। हीट का एक्सचेंज तो हमेशा होता है, और ओपन सिस्टम में हीट और मैटर दोनों का होता है। तो ये कौन से सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो उसमें अपने आप कभी भी ना हीट का ट्रांसफ़र होगा ना मैटर का ट्रांसफ़र होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम को एक बार ऐसा भी नाम दिया जाता है एडियाबैटिक सिस्टम, और उसकी बाउंड्री को बोलते हैं एडियाबैटिक वाल। मतलब थर्मस फ्लास्क जो है उसका जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक वाल, दीवाल है वो, उसका एडियाबैटिक वाल है। अब मान लो उसको हमने थोड़ा सा शेक कर दिया, हिला दिया, ठीक है। अब उसका स्टेट चेंज हो गया, हिलाया तो उसके अंदर थोड़ी गर्मी होगी। मान लो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, टी बी एट द स्टेट बी, नया स्टेट। तो टेम्परेचर अब ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो टी बी माइनस टी हम लोग ले सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो दूसरा वाला उस केस में इंटरनल एनर्जी भी उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए। अब उसके अंदर जो एनर्जी का चेंज हुआ वो किसके बराबर होगा, जो हमने उसके अंदर ऊपर वर्क डन किया है, जो मतलब उसको हमने शेक किया है, हिलाया है। मतलब जितना एनर्जी हमने ट्रांसफ़र किया है, जैसे सपोज़ करो पहले 50 किलो जूल उसके अंदर एनर्जी था, ठीक है। अब हमने उसको थोड़ा सा हिला दिया और एनर्जी उसका कितना हो गया, 70 किलो जूल हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि जो हमने हिलाया था उसके कारण कितना बढ़ गया, चेंज कितना आ गया, 20 किलो जूल का। ये 20 किलो जूल कहाँ से है, हमने जो मेहनत किया था, जो वर्क किया था उसके ऊपर वही आया था ना, वही ट्रांसफ़र हुआ था, वर्क डन हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ था। तो वही चीज़ को हम बोल रहे हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इन एडियाबैटिक प्रोसेस, उसी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और ये वर्क डन सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, ना कि कैसे किया था हमने। जैसे कि इस फ्लास्क को हमने क्या किया था, हिलाया था इसको अच्छे से, ठीक है। हिलाने के बाद वो चीज़ हमने कर दिया। अगली बार मान लो मैं हिलाऊं नहीं, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र कर दूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वायर लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र कर, तो भी इसके अंदर क्या होगा, गर्मी होगा। तो मुझे उससे मतलब नहीं है कि ये चेंज लाया कैसे गया था, शेकिंग से या एनी अदर प्रोसेस है। ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे कि कितना एनर्जी है। तो जो ऐसे हर एक चीज़ जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या है, स्टेट फंक्शन। इससे पहले हमने स्टेट फंक्शंस के बारे में क्या क्या पढ़ा था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बताया था, ये सब चीज़ें, अमाउंट। तो हमें एक नया फैक्टर मिल गया क्या, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। चीज़ों को सिंपली समझिए आसानी से, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक बीकर में पानी लिया था, उसका मान लो इनिशियल टेम्परेचर टी ए था। अब उसको मैंने थोड़ा सा हिला दिया, हिला दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्मी आ जाएगी उसके अंदर, टेम्परेचर टी बी हो जाएगा। टेम्परेचर जो हिलाने के बाद क्या होगा, बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं, क्योंकि हमने हीट दिया। कुछ भी चीज़ को आप रगड़ोगे, हिलाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी बी माइनस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी कंटेंट भी बढ़ जाएगी। पहले यू ए था इनिशियल इंटरनल एनर्जी, बाद में यू बी हो जाएगा। तो चेंज कितना हो गया, यू बी माइनस यू ए। और ये जो चेंज हुआ किसके कारण हुआ, हमने जो उसके अंदर हिलाया था, उसके ऊपर जो काम किया था, हमने वर्क डन किया था। ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, राइट, क्लास 9 में आप पढ़ते होगे। तो वही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। और ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल से। अब मैं उसके अंदर उसको हिला के शेक करके उसका टेम्परेचर बढ़ाया, या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर दूँ उसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाए, मुझे मैटर नहीं हो सकता। ये वर्क डन सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। तो इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आ जाए दैट मीन्स वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। ये देखो, ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ जाए मतलब हमेशा बड़ा रहे तो दैट मीन्स वर्क इज़ डन ऑन दिस, मतलब यू भी बड़ा है तभी ये पॉजिटिव रहेगा ये सिस्टम। यू भी कब हुआ था, जब उसके ऊपर काम किया गया था, सिस्टम के ऊपर काम किया गया था, राइट। वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, तो वही चीज़ ये बता रहा है। और जब ये नेगेटिव अगर हो तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, मतलब लॉस हुआ है कुछ एनर्जी का, सिस्टम ने कुछ काम किया। तो उसी तरीके से जैसे टी बी पी सब स्टेट फंक्शंस होते हैं। टेम्परेचर हैव बीन चेंज डजंट मैटर कि ये कैसे चेंज हुआ था, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर पर सिर्फ डिपेंड करता है। इसी कारण इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। दूसरा चीज़, चलो थोड़ा सा हीट के बारे में फर्दर। अब देखो हमने इंटरनल एनर्जी को चेंज किया था, ठीक है। कैसे, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हुआ था थोड़ा सा, अब बहुत सारी चीज़ें
उस समय हमने सिस्टम के अंदर ऊपर थोड़ा सा वर्क किया था। अब एक दूसरा कंडीशन है, मान लो सिस्टम के ऊपर हमने कोई भी वर्क नहीं किया, क्या, विदाउट डूइंग, लेकिन फिर भी उसका इंटरनल एनर्जी हमने चेंज कर दिया, तो ये चीज़ जिस कारण होता है दैट इज़ कॉल्ड हीट। ठीक है, अब मान लो कैसे करना है ये चीज़। पहले क्या था, एडियाबैटिक वॉल हमने लगाया था, मतलब एक ऐसा वॉल, इंसुलेटेड वॉल था वो, जिससे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब मान लो इस बार किसी मेटल का बीकर ले लो, ये बीकर है, इसके अंदर पानी है, इस बार ये वॉल क्या है, मेटल का है। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो बाहर का जो टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से हीट का ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, राइट। तो इस बार हम कोई काम कर रहे हैं, नहीं, हमने कोई काम नहीं किया सिस्टम, तो हमने सिर्फ क्या कर दिया, पहले वो थर्मस फ्लास्क में था जिससे कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। इस बार में हमने थर्मस फ्लास्क का जो बाउंड्री है किसका बनाया, मेटल का, एक अच्छे मेटल का, कंडक्टिंग मेटल का, जो कि हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस बार हमने क्या कर दिया, इंटरनल एनर्जी फिर इस बार चेंज होगा, लेकिन क्यों होगा, इस बार मेटल जो है अपने आप हीट को ट्रांसफ़र वगैरह कर सकता है। तो थर्मल कंडक्टिंग वॉल हमने इस बार लगा दिया इन प्लेस ऑफ एडियाबैटिक वॉल। तो इस बार जो चेंज होगा, यू बी माइनस यू ए जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, जो हीट का ट्रांसफ़र हुआ, एक्सचेंज हुआ है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो पिछली बार हमने क्या किया था, थोड़ा सा काम किया था सिस्टम पे, हमने शेक किया था, उसे हिलाया था। इस बार हमने क्या किया, बीकर को हिलाया वाला कुछ नहीं, हमने बस बीकर जो पहले थर्मस फ्लास्क का बना था जिससे कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था, उसकी जगह हमने इस बार ऐसा फ्लास्क लिया जिसका वॉल क्या था, थर्मल कंडक्टिंग था, मतलब किसी मेटल का बना दो, मेटल से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो अपने आप सिस्टम से हीट, और अंदर सामान रखा हुआ क्या हो जाता है, अपने आप ठंडा गर्म जो होना होगा हो जाएगा, डिपेंडिंग कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है या अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा बाहर है। ठीक है, जिधर ज़्यादा होगा उससे कम वाले की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उस पिछली बार क्या किया था हमने, वर्क डन किया था, वो उसके चेंज के बराबर था। इस बार हमने कोई काम नहीं किया, सिस्टम बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अपने आप हीट का ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि थर्मल कंडक्टिंग वॉल है। तो इस बार चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर ये पॉजिटिव होगा तो हीट इस ट्रांसफ़र टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर गया है। ठीक है, और निगेटिव हो गया तो सिस्टम से बाहर निकला है, मतलब सिस्टम ज़्यादा टेम्परेचर पे था, मतलब बीकर ज़्यादा टेम्परेचर पे था, तो बाहर की तरफ ज़्यादा जाएगा हीट। तो उसके सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर हीट कम हो जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक तीसरा कंडीशन जहाँ पे हम दोनों चीज़ कंबाइन कर दें, पहला हीट भी और वर्क भी, मतलब इस बार मैं जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है हीट के कारण भी ले आऊँ और वर्क के कारण भी ले आऊँ। ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो उस केस में इस इक्वेशन को बोला जाता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो, पता है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। अब इसको आप चेंज आप कर सकते, मान लो एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा या कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। सही बात है, अपने आप वो पड़ा रहेगा। जैसे कि हमने एडियाबैटिक वॉल की बात की, थर्मस फ्लास्क के अंदर क्या था, एक थर्मस फ्लास्क इंसुलेटेड वॉल चीज़ों को गर्म का गर्म ठंडा का ठंडा रख लेता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ना हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है कुछ भी, ना वर्क उसके ऊपर कर रहा है। चेंज क्यों हुआ था, हमने फ्लास्क को थोड़ा हिलाया था उस कंडीशन में। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी जो होता है हमेशा उसके ऊपर हीट या वर्क जो भी देते उसके बराबर ही होता है। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलने का अलग अलग तरीका है, ऐसा हो सकता है ना कोई भी सिस्टम हो जहाँ पे आप दोनों चीज़, हीट का भी ट्रांसफ़र हो और वर्क डन भी हो। जैसे कि मान लो हमने पिछली बार लिया था ये मेटल वाला, तो इस बार हम वॉल भी मेटल का भी रखें और फ्लास्क को थोड़ा हिला भी दें, तो मतलब क्या होगा, वर्क डन भी किया हमने, और चूँकि मेटल का है तो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से हीट का भी ट्रांसफ़र अपने आप होगा ही होगा। तो ऐसा सिस्टम में क्या हो जाएगा, अब अंदर जो सामान है, मिल्क है या वाटर है, उसके अंदर उसके एनर्जी में कितना चेंज होगा, वो कितना हम जोर से हमने हिलाया था उस पर भी डिपेंड करेगा, या फिर उसके वॉल्स के बीच के कारण जो एक्सचेंज हुआ हीट का उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसी को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इधर का जो टोटल एनर्जी होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, एनर्जी कंटेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसे ही बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
अब कुछ एप्लीकेशंस देखने हैं हमें। Close this video, and the next video will start with this. Okay, thank you.